प्यारे साथियों, आप इन्हें तो पहचान ही रहे होंगे, अर्दगन साहब हैं। अर्दगन साहब की मित्रता, चाहे वो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, पाकिस्तान के प्रति प्रेम पुराना है। लेकिन बीच में ये चर्चा थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई थी, क्योंकि जब वो इंडिया आए थे G20 की समिट में, तो जिस तरह का हमेशा उनका बर्ताव रहा है वैसा था नहीं। बड़े ही नर्म तरीके से पेश आ रहे थे और यहां पर उन्होंने कुछ भी ऐसा मतलब बतंगड़ बात का बतंगड़ बनाने की कोशिशें नहीं की थी। लेकिन एंड समय पर जब इंडिया, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इनने मिलकर के एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया, उससे ये एकदम बिगड़ गए। बोले यार तुमने हमें इग्नोर कैसे कर दिया, किस चीज के लिए इग्नोर किया, क्या हुआ? तो देखिए, टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप अर्दगन रेजेस कश्मीर इशू ड्यूरिंग UNGA एड्रेस। एक काम तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा, टर्की इन टॉक टू इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर प्लान। ये इन्होंने कहा कि हम भैया ऑलरेडी इस प्लान में थे, लेकिन हमें किसी ने काउंट नहीं किया है। किस चीज के अंदर काउंट नहीं किया है, आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। भाई जो लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बफरिंग आ रही है ये लाइन लिखते हैं ना, बचा करें इस चीज से, हमारा फोकस टूटता है ना। हम लोग कोशिशें करते ही हैं कि आप लोगों तक सही से चीजें पहुंचे। खैर, फिलहाल के लिए आपको यह तो पता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि G20 की पैदाइश है, G20 के अंदर अनाउंस हुआ, इंडिया से निकल करके बकायदा मिडिल ईस्ट होकर के रेल रूट के माध्यम से सऊदी होते हुए जॉर्डन, इसके बाद इजराइल, मतलब यहां पर UAE के बाद सऊदी, सऊदी के बाद जॉर्डन के बाद ये जो आपका इजराइल के बाद में यहां से होते हुए इटली, फ्रांस और जर्मनी पहुंचने की बातें की जा रही हैं। यूरोप में एंट्री करने के लिए बातें की जा रही हैं। आपको याद होगा उस समय भी हमने कहा था कि यह रूट अपने आप में तुर्की को पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक जो ओल्ड सिल्क रूट था वो तुर्की होकर के ही, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल होकर के ही निकला करता था। इसे लेकर के हमने आप लोगों को आज से 7 दिन पहले भी एक सेशन करके बताया था कि इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाले कॉरिडोर पर तुर्की नाराज है, और इसके अंदर हमने पूरी डिटेल आपको दी थी कि यह नाराजगी का कारण क्या है और उसके नाराजगी का उसने क्या ऑल्टरनेट निकाला है, वो आज हम आपको बता रहे हैं। वो नाराज क्यों है ये हमने आपको बताया था, क्योंकि इंडिया ने अपने लेवल पर उसको बाईपास कर दिया है। बाईपास कर दिया है यानी कि हम लोग तुर्की होकर नहीं जा रहे। उसे बुरा लगा कि आप लोग यूरोप के लिए, अपने आप को वो यही कहता है कि भाई हम अपने द्वारा एशिया और यूरोप को ज्वाइन करने वाले देश हैं, हमें कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। उसको ये इग्नोरेंस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसके डाइजेशन ना होने पर इसने क्या विकल्प दिया वो भी हम बताते हैं। लेकिन उत्तरवा सेशन चल रहा है जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो कश्मीर का मामला उठा दिया। कश्मीर के मामले में इन्होंने केवल इतना कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो मामला है उसकी मध्यस्थता के लिए ये खुद अपने आप को पेश करते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ये बोलते हैं कि भाई साहब, अर्दगन फॉर जस्ट थिंक पीस कीप थ्रू डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान इस बात पर इतना खुश हो जाता है कि मध्यस्थ, और जैसे अपन के साथ में एक चीज होती है, जैसे आप और मैं जितने भी तरह के घर वाले लोग हैं, अपन ये चाहते हैं कि जब बात हमारी है तो तुम कौन हो यार बीच में मध्यस्थता करने वाले। ये अपने आप को बीच में मध्यस्थ बनाते हैं कि मुझसे करो बात, मैं तुम दोनों के मामले को सुलझाना चाहता हूं। अच्छा, मध्यस्थता करने जो व्यक्ति आता है उसके अंदर एक दिमाग में ये विचार होता है कि मैं इनसे सुपीरियर हूं, इसलिए इनका मध्यस्थ बनता हूं। पाकिस्तान तो इन्हें सुपीरियर स्वीकार भी करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने बकायदा ये कहते हुए भी कह दिया कि हम तो उनकी मध्यस्थता से खुश हैं अगर वो मध्यस्थ बनते हैं। इंडिया भाई जब अमेरिका को मध्यस्थ नहीं मानता, चीन को मध्यस्थ नहीं मानता, तो तुम तो हो किस खेत की मूली। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों के लिए तो तुर्की भी विदेश ही है, मतलब बड़ी यूरोप की तरह ट्रीटमेंट मिलती है उसे। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान का राग उठाना इनका पुराना काम है। असली जो मिर्ची लगी है, पाकिस्तान का राग उठाने के पीछे जो असली मिर्ची लगी है वो ये है कि इंडिया से होकर के रास्ता निकाल दिया गया, लेकिन तुर्की को छुआ तक नहीं गया। आप पूछते चाहता क्या था ये चाहता ये था कि इंडिया से आप लोग निकलो और इंडिया से निकल करके आप यूं जाओ और जाकर के आप पर्शियन गल्फ से होते हुए इन्हें इराक में टच करो। इराक के अंदर, इराक से होते हुए, यहां से होते हुए आप बगदाद होते हुए निकलो, टर्की पहुंचो, टर्की पहुंच करके यहां से कुस्तुनतुनिया होते हुए यूरोप में एंट्री कर जाओ। इसकी चाहत हमसे ये थी। मतलब ये किनका दुश्मन था, आप सोचो कितना स्वार्थी आदमी है
कि इसको लगता था कि इंडिया वाले अगर सिल्क रूट के माध्यम से नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं भाई, इराक से तो तेल लेता ही है इंडिया, भाई सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट तेल हम इराक से ही लेते हैं, तो बोले इराक तक तो ये लोग आते ही हैं, इराक से आगे इराक के अंदर ही पटरियां डाल दो, यहां से होकर के निकाल दो। लेकिन हमें असल मायने में टर्की को ही तो बाईपास करना था। हमें टर्की को इसलिए बाईपास करना था क्योंकि ऐतिहासिक रूप से टर्की के द्वारा पूरी दुनिया को हमेशा अपनी इसी स्थिति के कारण परेशान करते हुए देखा गया है। आप सोचिए, अंग्रेज कभी भारत ना आए होते यदि ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इस रास्ते पर कब्जा ना किया होता, क्योंकि अंग्रेज भारत आए नीचे के रास्ते, समुद्र के रास्ते, क्योंकि जमीन का रास्ता ये लोग कब्जा करके बैठ गए थे, कब्जा करके बैठ गए और यहां पर लूटने लगे। जब लूटने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई साहब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, तो दूसरा रास्ता खोजते हुए फिर नीचे से इंडिया आए थे लोग बाग। इंडिया ने और अमेरिका ने इस बात को समझ लिया कि टर्की अपनी लोकेशन का गलत फायदा उठाता है। यही कारण है कि यह अपनी लोकेशन के कारण रशिया के मामले में भी यूनाइटेड नेशंस के साथ बैठ करके बीच की मध्यस्थता करता है। आपको याद होगा जब यूक्रेन से और रशिया से गेहूं मंगाने की बात थी, तो गेहूं ब्लैक सी में इसीलिए अटका रह गया था क्योंकि रशिया असल में क्या करता था ना, मतलब टर्की क्या करता था कि इस गेहूं को दुनिया का 95% जो यूक्रेन गेहूं बेचता था अपने देश से, कि भाई एक्सपोर्ट करता था अपने प्रोडक्शन का 95%, वो इस रास्ते पे जाकर ये रोक लेता कि मैं तभी निकलने दूंगा, तब जाकर के पहले ये कहोगे कि मेरा भी कोई रोल है इसमें। इसका मतलब हम इसको बीच में लाना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने बाईपास रूट चुना। और बाईपास रूट क्या चुना कि भाई तुम्हारे रास्ते होकर के हम अगर जाएं तो भी तो हमें सड़क मार्ग चलना है या रेल मार्ग चलना है, तो क्यों ना हम अपना रेल मार्ग इस तरह से चुने कि हम बकायदा सऊदी अरब से होते हुए, जहां पर पूरी तरह शांति है, कोई आतंकवाद नहीं है, ना तो सऊदी में आतंक है, ना यूएई में आतंक है, ना जॉर्डन में आतंक है, ना इजराइल में आतंक है, पूरा रास्ता हम क्यों ना शांतिप्रद तरीके से चुने। अब आपके दिमाग में आएगा तो क्या इसके रास्ते में आतंक है क्या? बिल्कुल है। ये जो इराक है और ये जो सीरिया है, ये तो आईसिस के गढ़ हैं। यहां तो आईसिस ने बहुत प्रकोप मचाया हुआ है। आईसिस कल को ये वाला रास्ता निकल रहा है, इस पर कब्जा करके बैठ गया। जैसे तुमने पहले टर्की के माम पर कब्जा कर लिया, कल को तुम लोग इस रास्ते पर कब्जा करके बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना है जो कि एकदम शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगा। इन्होंने अपना रास्ता दिखाया कि देखो, मैं चूंकि हमें शामिल नहीं किया गया इसलिए हम अब दूसरा रास्ता बताएंगे। इन्होंने एक साहब नया रास्ता बता दिया, अल्टरनेटिव। और इसका तरीका क्या दिया इन्होंने, इधर देखिए, इन्होंने दिखाया कि हम लोग कुछ इस प्रकार से चल करके जाएंगे। कैसे चल करके जाएंगे? इन्होंने एक रास्ता सुझाया था, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लेकर आया था उस रास्ते को। इनका जो रास्ता था उसमें इनका मानना था कि भाई हम इस प्रकार से निकलेंगे कि इस रूट को बाईपास कर देंगे। और रूट को बाईपास करने के लिए, हाँ यही रहा ना, ये रहा, ये जो ग्रांड अल्फा, पर्शियन गल्फ के अंदर ही ग्रांड अल्फा पोर्ट है, यहां से होकर के निकलकर हम जाएंगे बगदाद होकर, जो इराक की राजधानी है, वहां से होते हुए फिर हम टर्की जाएंगे, टर्की से होते हुए अंकारा, अंकारा होते हुए इस्तांबुल और यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। ये इसने रूट सजेस्ट किया। हमने कहा हमें तुम्हारा रूट पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, हम अपना ही रूट लेंगे और हम उसी रूट से होकर के निकलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि टर्की को असली मिर्ची तो इस बात की लगी कि किसी ने इसे इग्नोर क्यों किया। उस इग्नोरेंस को पचा नहीं पाया तो इसने दूसरा अल्टरनेट रूट दे दिया। अल्टरनेट रूट देने में इसको नहीं पता है कि असली चैलेंजेस क्या हैं। ये खुश करना चाहता है इस अल्टरनेट रूट के माध्यम से पाकिस्तान को कि देखो बेटा, तुम्हें भी शामिल नहीं किया गया था, चिंता मत करो, तुम इधर होकर के आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि इराक को पार करना आसान काम नहीं है। इराक को पार करना, खैर पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्या है जो सोचेगा। खैर फिलहाल के लिए मतलब यह है कुल मिलाकर के कि टर्की का दर्द है वो उसको कश्मीर इराक को अलाप करके वो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आईसिस के गढ़ से ये निकलने की अगर सोचता भी है तो ये इसकी गलती है। भारत के मध्य पूर्व का जो कॉरिडोर है उससे चिढ़ करके ये बयानबाजी कर रहा है। लेकिन बाइडेन ने इस चीज का जवाब बहुत अच्छे से दिया। कैसे दिया? जब ये कहने लगा खुद के बारे में कि हमारे बिना कोई कॉरिडोर हो ही नहीं सकता, हम दुनिया को दूसरा कॉरिडोर बताएंगे जो हमारे रास्ते होकर निकलेगा, तो बाइडेन निकलकर खुद बाहर आए और उन्होंने आकर के इसको इसका आईना दिखाते हुए कहा कि सुनो बेटा, बात यह है कि जो रास्ता हमने सोचा है वो सही है। देखिए बाइडेन ने बकायदा कनेक्ट इंडिया टू यूरोप, इट्स अ गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट, कि बोले इससे दुनिया का खेला ही बदल जाएगा।
ऐसा काम होने जा रहा है। अब सोचिए कि बाइडेन अगर इस बात को बोल दें, यानी कि मजा किस बात में आ रहा है, मजा इस बात में आ रहा है कि अमेरिका भारत के उस पक्ष में है। मजेदार बात देखिए, अमेरिका को असल मायने में कोई कनेक्टिविटी इस रूट से नहीं मिल रही है, लेकिन अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि उसके जो साथी देश हैं वो इस रूट के माध्यम से निकलेंगे, व्यापार मिडिल ईस्ट के साथ बढ़ेगा। अब ये सब लोग इकट्ठे होंगे तो टर्की को इस बात की भी मिर्ची है कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त है इस चीज को। अमेरिका को दिक्कत किस चीज की है कि भाई जिस प्रकार से चाइना वालों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू कर दिया, ऐसे ही अमेरिका का कोई भी इनिशिएटिव अभी तक है नहीं। इसलिए इसने अपनी इज्जत से इसे जोड़ लिया कि जैसे भाई चाइना वाले जहां तहां जाके सड़कें बना रहे हैं, हम भी अब इस काम में शामिल होकर दुनिया को नया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ताकि कल को लॉन्ग लिव अमेरिका का नारा लग सके। ठीक है ना। पर हमारे लिए तो फायदा ही है, अगर हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है मेडिटेरेनियन से तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब अपने बारे में बोल गए, बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी इसके फायदे सबको होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग मुझे जो लग रहा है वो ये है, क्योंकि जो हमारा वाला रास्ता निकल रहा है, आईमैक जो निकल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाला, मुझे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है कि सऊदी अरब जो है ना वो इजराइल के रास्ते सामान भेजेगा। सऊदी और इजराइल एक दूसरे के घनघोर दुश्मन रहे हैं, आपस में लंबा युद्ध तक लड़े हुए हैं। अमेरिका में मतलब ट्रंप को इसलिए याद किया जाना चाहिए कि उसने यूएई और इजराइल में तो दोस्ती करा दी और सऊदी को बहुत ज्यादा लीनियंट कर दिया, आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया कि वो इजराइल की खिलाफत नहीं करता। अदरवाइज इजराइल को तो नक्शे पर ही नहीं मानता है सऊदी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये मतलब अमेरिका के प्रभाव में आकर सऊदी इजराइल के रास्ते सामान भेजने पर तैयार हो जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी, अमेरिका की डिप्लोमेटिक जीत कहलाएगी। आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हमने बताया था कि ट्रंप के काल में इजराइल को किस प्रकार से मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा स्वीकार किया गया था, जबकि इजराइल को ये लोग कट्टर दुश्मन मानते हैं अपना। तो एक तरफ इजराइल आ गया, एक तरफ इंडिया आ गया। ये कारनामा अमेरिका ने किया है और इसका फायदा आने वाले समय में पूरे दुनिया के देशों को मिलेगा, ऐसा पूरा यूरोप भी सोचता है और सब लोग सोचते हैं। ठीक है, खैर